व्हाट आर राइट्स? सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा सेक्शन शुरू किया था राइट्स इन डेमोक्रेसी, और इस सेक्शन में हम जानने वाले हैं कि राइट्स क्या होते हैं और किस लिए वो डेमोक्रेसी में ज़रूरी होते हैं। तो लास्ट वीडियो में तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे उनसे हमने एक तरीके से रिलेट किया था कि भाई अगर उस सिचुएशन में हम होते तो हम किस तरीके की चीज़ें एक तरीके से विश करते कि क्या हमारे पास होता, और अगर हमारे हाथ में होता तो क्या क्या चेंजेस हम ला सकते। तो इस तरीके की बातें हमने लास्ट वीडियो में की थी, और हमने आखिर में जाना था कि कुछ एश्योरेंस देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ मिनिमम गारंटेड अश्योरेंस होनी चाहिए। और ये जो एश्योरेंस है ये हम कैसे देते हैं? ये हम राइट्स के थ्रू देते हैं। तो राइट क्या होते हैं उसको हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो यहाँ एक शब्द आया है क्लेम्स, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले वो देखते हैं। तो क्लेम मतलब होता है डिमांड फॉर अ लीगल और मोरल एंटाइटलमेंट्स ऑफ अ पर्सन मेक्स ऑन फेलो सिटीजन, सोसाइटी और द गवर्नमेंट। तो क्लेम का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन जब लीगल तरीके से या फिर मोरली किसी दूसरे पर्सन पे या किसी सिटीजन पे या फिर पूरी सोसाइटी पे या फिर गवर्नमेंट के ऊपर जब वो एक तरीके से डिमांड रखता है उन लीगल और मोरल एंटाइटलमेंट्स की। इसका मतलब बहुत कंफ्यूजिंग, मतलब आप डेफिनेशन से कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आप कहना चाहते हो क्लेम मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपका हक है, आपका अधिकार है जिस पे आपका अधिकार बनता हो। जैसे कि आपकी कोई पेंसिल है, राइट, आपने अपनी पेंसिल अपने फ्रेंड को दे दी थोड़ी देर के लिए काम करने के लिए। नाउ यू कैन क्लेम ओवर दैट पेंसिल। आपका एक तरीके से अधिकार है उस पेंसिल के ऊपर, और आप अपने फ्रेंड से वो पेंसिल वापस मांग सकते हो कि भाई अब तेरा काम हो गया तो मुझे पेंसिल वापस कर दे। तो जब हम एक तरीके से अपने लीगल या फिर मोरल एंटाइटलमेंट्स को डिमांड करते हैं दूसरे पर्सन से, अब वो दूसरा पर्सन कोई हमारा फेलो सिटीजन हो सकता है, मतलब हमारे साथ वाला पर्सन कोई दूसरा सिटीजन हो सकता है, ओवरऑल सोसाइटी से भी हम बहुत सारी डिमांड्स कर सकते हैं कि हमारा अधिकार है कि सोसाइटी हमें ये चीज़ दे, या फिर हम गवर्नमेंट से भी इन चीज़ों की डिमांड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें ये लीगल और मोरल एंटाइटलमेंट्स दे, मतलब हमारे हक जो है वो हमें दे। अब अगर इसे हम वापस से पढ़ें तो ये क्या कह रहे हैं? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। इसका मतलब यही है कि राइट्स वो लीगल एंड मोरल एंटाइटलमेंट्स हैं किसी पर्सन के पास जो कि वो दूसरे फेलो बीइंग्स, दूसरे सिटीजन से क्लेम कर सकता है, उनको बोल सकता है कि हाँ भाई मेरा ये हक है, आप मुझे ये दो। साथ ही साथ वो किसी सोसाइटी को बोल सकता है, उसके ऊपर क्लेम कर सकता है, और गवर्नमेंट के ऊपर भी वो क्लेम कर सकता है। शुरू शुरू में हो सकता है आपको ये भी और कंफ्यूजिंग लग रहे हो, बट जब तक आप एंड तक पहुंचोगे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आपको मतलब ये लाइन ही समझनी जरूरी है, आप थोड़ा आगे चलोगे तो आपको ओवरऑल इसका एसेंस समझ आ जाएगा, अगर अभी तक नहीं आया है तो। All of us want to live happily without fear and without being subjected to degraded treatment. अब हम सारे लोग जो हैं वो खुशी खुशी रहना चाहते हैं, बिना किसी डर के रहना चाहते हैं, मतलब वी वांट टू लिव विदाउट फियर। हमारे पास कोई ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि हर दिन हम एक डर के माहौल में जिए कि भाई पता नहीं किस दिन कोई हमारा मर्डर कर दे। मतलब इस तरीके का कोई भी फियर जो है, कोई भी डर हमें नहीं होना चाहिए। हम खुशी खुशी रहना चाहते हैं, और विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ हम एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहाँ पे हमारे साथ डिग्रेडेड ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कि बुरा व्यवहार नहीं हो रहा है, कोई हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा है। तो हमें ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ कोई अत्याचार ना हो, जहाँ कोई डर ना हो, जहाँ सब खुशी हो। For this we expect others to behave in such a way that does not harm us or hurt us. अब अगर हम एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसमें हम खुश हों, निडर हों, जिसमें हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार ना हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें क्या चाहिए कि दूसरे जो लोग हैं वो एक अच्छे तरीके से बिहेव करें, वो इस तरीके से बिहेव करें जिससे हमें कोई नुकसान ना हो या हमें कोई दुख ना पहुंचे। मतलब हमें किस चीज से डर होगा? मौत का तो डर होता ही है, मतलब मौत तो इज द अल्टीमेट ट्रूथ। बट लोगों से डर नहीं होना चाहिए कि भाई कोई आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, कोई आपको हानि ना पहुंचा दे, राइट।
कोई आपके साथ अत्याचार ना करे, कोई डिग्रेडेड ट्रीटमेंट ना करे। तो ये हम किससे भय बना रहे हैं, हमारा डर किससे है, दूसरे लोगों से। तो जब दूसरे लोग सही तरीके से बिहेव करेंगे तो ये डर हमारा खत्म हो जाएगा, हमें ये पता चलेगा, हमें ये एक तरीके से तसल्ली रहेगी कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो बुरे नहीं हैं, वो हमें हार्म नहीं पहुंचाएंगे। तो जब हमें ये पता है कि हमारे आसपास के लोग हमें आहत नहीं करेंगे, हमें दुख नहीं पहुंचाएंगे, तो ये जो डर है वो हमारे पास नहीं रहेगा, हम खुशी खुशी रह पाएंगे, हमारे साथ कोई बुरा ट्रीटमेंट भी होने का चांस नहीं रहेगा क्योंकि लोग अच्छे हैं। तो अगर हमें एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जो खुशी वाली हो, जो निडर हो, जहाँ पे कोई अत्याचार ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे आसपास वाले लोग जो हैं वो अच्छे हों, वो कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे हमें कोई दुख पहुंच सके। इक्वली आर एक्शन शुड नॉट ऑल्सो हार्म और हर्ट अदर्स। अब देखो, जैसे हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ कोई बुरा ना हो, तो कोई और मतलब सामने वाला भी सेम चीज सोच रहा है कि भाई मेरे साथ गलत ना हो। और जब हम देखो, मान लो सोसाइटी में दो ही लोग हैं, राइट, ये पर्सन सोच रहा है कि सब कुछ हैप्पी हैप्पी होना चाहिए, तो इस पर्सन के सब कुछ हैप्पी होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये पर्सन भी अच्छा होना चाहिए, दिस पर्सन शुड बी गुड। अब ये पर्सन भी अपने पर्सपेक्टिव से क्या सोच रहा है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत ना हो, मेरे साथ भी सब अच्छा अच्छा हो, मेरी लाइफ हैप्पी वाली हो, कोई डर ना हो। अब इस पर्सन के पर्सपेक्टिव से क्या कंडीशन है कि भाई ये पर्सन खुद जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसकी लाइफ अच्छी हो, इस पर्सन को खुद भी अच्छा होना जरूरी है। मतलब अगर आप एक ऐसी लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हो जहाँ सब कुछ अच्छा हो, मतलब अच्छी लाइफ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे जरूरी बात ये भी है कि आप खुद भी अच्छे हो। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि सामने वाला आपके साथ कोई अत्याचार ना करे, आपको किसी का डर ना हो, तो सबसे पहले आपको खुद भी ऐसा बनना होगा कि आप किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं कर रहे हो, आप किसी के लिए डर पैदा नहीं कर रहे हो, आप किसी की खुशी में दखल नहीं डाल रहे हो। तो सबसे पहले आपको खुद भी अच्छा होना पड़ेगा। अब अगर ये पर्सन ये इंश्योर कर ले कि ये अच्छा पर्सन है, तो इस वाले पर्सन के लिए इंश्योर हो गया कि इसको खुशी मिलेगी, क्योंकि इसको पता है सामने वाला अच्छा पर्सन है, राइट। मतलब अगर इस पर्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली कि ये एक अच्छा पर्सन है, तो सामने वाले की लाइफ अच्छी हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये वाला पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेगा ना कि ये अच्छा रहे, ये किसी के ऊपर अत्याचार ना करे, किसी को डराए ना, तो अपने आप इस वाले पर्सन की लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी। मतलब कि अगर हम खुशी ढूंढना चाह रहे हैं ना, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें खुद को अच्छा होना पड़ेगा, और अगर हर पर्सन खुद अच्छा होगा तो ओवरऑल सोसाइटी अच्छी होगी, राइट। खैर, आपको यहाँ पे क्या समझना है, दो चीजें समझनी है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही आपको फिलोसफिकली बता दिया कि हाँ, सब लोगों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, अच्छा होना है, वो जरूरी है, बिल्कुल है। बट अगर हम अभी इसके हिसाब से देखें, जो मेन बात दो हमें समझ आई है वो दो ये हैं कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें जरूरी है कि जो सामने वाला पर्सन है वो अच्छा हो, वो हमें दुखी ना करे, वो हमें कोई हार्म ना पहुंचाए, राइट। उसके साथ साथ हमें भी खुद अच्छा होना है ताकि कोई और पर्सन सेफ्टी फील कर सके, राइट। सो अ राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक अ क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स। तो एक राइट, एक अधिकार तभी पॉसिबल है जब आप कोई ऐसा क्लेम करते हो जो कि क्लेम दूसरों के लिए भी पॉसिबल है। ये क्या कहना चाहते हैं कि मतलब आपने कोई ऐसी बात कह दी कि जो आप खुद तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपको दे, बट सेम चीज आप सामने वाले को देने को तैयार नहीं हो। अगेन हम वही सेम चीज लेते हैं कि मान लो ये एक पर्सन है ए और ये पर्सन है बी। अब ये पर्सन ए जो है वो अच्छी लाइफ चाहता है, हैप्पी लाइफ चाहता है, और ये बी भी हैप्पी लाइफ चाहता है। अब ये ए पर्सन कैसा है, ये चाहता है कि मेरी अच्छी लाइफ हो और सामने वाला जो ये बी पर्सन है ये गुड हो, राइट। पर ये खुद अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं है। ये खुद कह रहा है कि भाई मैं तो बुरा रहूंगा, मैं तो बी को डराऊंगा धमकाऊंगा, बट ये जो बी है वो मेरे साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो ये कोई बात नहीं बनेगी। इस केस में आप राइट जो है वो क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि राइट क्लेम करने का मतलब ये है कि कोई ऐसा क्लेम होना चाहिए, राइट का मतलब ऐसा क्लेम जो कि पॉसिबल है कि दोनों मतलब सारे लोग एक दूसरे के ऊपर क्लेम कर सके। ऐसा ना हो कि एक पर्सन क्लेम कर पा रहा है, दूसरा पर्सन नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट हैव अ राइट दैट हार्म्स और हर्ट्स अदर। अब आपने ये तो अधिकार ले लिया कि हाँ मेरी लाइफ अच्छी होगी, मैं खुश रहूंगा, राइट, मेरे ऊपर किसी का डर नहीं होगा, और इसके लिए आपने क्या बोला कि हाँ ये जो बी पर्सन है वो गुड होना चाहिए। अगेन रिपीटेशन ऑफ द थिंग्स कि आपके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं हो सकता कि आप बोलो कि मेरे को ये अधिकार है कि मैं बी को परेशान कर सकूं, तो ये चीज नहीं हो सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप राइट की बात कर रहे हो तो वो दोनों के लिए, इफ यू वांट टू लिव हैप्पीली देन अदर आल्सो वांट टू लिव हैप्पीली। ये जो बी है वो भी खुशी खुशी रहना चाहता है, और इसकी खुशी के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो हर एक पर्सन के पास जो राइट है वो तभी क्लेम हो सकते हैं जब
सब उनका पालन कर रहे हैं। सो आपके पास कोई ऐसा राइट नहीं हो सकता जो कि दूसरे लोग को हार्म करे, कोई हानि पहुंचाए या उन्हें दुख पहुंचाए। यू कैन नॉट हैव अ राइट टू प्ले अ गेम इन सच अ वे दैट इट ब्रेक्स द नेबर्स विंडो। आपके पास कोई ऐसा गेम खेलने का अधिकार नहीं हो सकता जो कि आपके पड़ोसी की विंडो तोड़ दे, क्योंकि आपके पड़ोसी का भी अधिकार है कि वो चैन से सुख से रह सके, अपने घर में सेफ रह सके। The Serbs in Yugoslavia could not have claimed the whole country for themselves. अब जो सर्ब्स थे यूगोस्लाविया में, जो कि अल्बेनियंस के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो ये जो सर्ब्स हैं ये अब पूरी कंट्री के ऊपर अधिकार नहीं क्लेम कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि पूरी कंट्री उन्हीं की है, ठीक है। सो द सर्ब्स इन यूगोस्लाविया कुड नॉट हैव क्लेम्ड द होल कंट्री फॉर देमसेल्व्स। मतलब कि उस केस में हमने क्या देखा था कि जो सर्ब्स हैं वो कह रहे थे कि पूरी कंट्री उनकी है, अगर अल्बेनियंस को यहाँ पे रहना है तो सर्ब्स की डोमिनेशन जो है वो एक तरीके से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो सर्ब्स के लिए सर्ब्स ने अल्बेनियंस के लिए क्या कंडीशन रखी थी, या तो इस देश में रहो या फिर इसको छोड़ के चले जाओ। अगर तुम रहोगे तो तुम्हें हमारी जो डोमिनेशन है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कैन नॉट लिव हियर। इसका मतलब सर्ब्स जो है वो पूरे यूगोस्लाविया पे अपना कंट्रोल जता रहे थे, अपना हक जता रहे थे, और ऐसा वो नहीं कर सकते, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। द क्लेम्स वी मेक शुड बी रीजनेबल, क्योंकि जो भी हम क्लेम करते हैं, जो भी हम हक मांगते हैं, हक जताते हैं, वो रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मतलब कि ऐसा ना कि तुम अपने हक के चक्कर में किसी और का हक मार ले रहे हो। अगर सर्ब्स कह रहे हैं कि यूगोस्लाविया पूरी उनकी कंट्री है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अल्बेनियंस है उनका हक छिन जा रहा है, उनका जो एक तरीके से वो जिस लैंड पे सालों से रह रहे हैं वो उनसे छिन जाएगी, तो उनको नुकसान होगा। तो आप कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकते जो मतलब फालतू हो। दे शुड बी सच दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू अदर्स इन एन इक्वल मेजर। तो आप जिन क्लेम्स की बात कर रहे हो वो ऐसे होने चाहिए जो कि दूसरे भी आपसे क्लेम कर सकें, है ना। वो क्लेम्स ऐसे होने चाहिए जो कि सब लोगों को इक्वल तरीके से दिए जा सके। Thus a right comes with an obligation to respect others' right। तो अगर आपको कोई राइट मिल रहा है तो वो राइट एक ऑब्लिगेशन के साथ मिल रहा है, मतलब एक तरीके से एक ड्यूटी के साथ मिल रहा है। क्या ड्यूटी की आपको दूसरे के राइट को भी रिस्पेक्ट करनी होगी। मतलब आपको हमने कोई राइट दे दिया, ठीक है, अब वो आप राइट लेके ऐसे ही नहीं घूम सकते कि बस ठीक है मेरा ही राइट है, किसी और का राइट फर्क नहीं पड़ता। आप ये चीज नहीं कह सकते। अगर आपको किसी ने कोई राइट दिया है, अगर गवर्नमेंट ने आपको राइट दिया है, तो उस राइट के साथ साथ आपके एक ड्यूटी आई है, उस राइट के साथ आपको एक ड्यूटी मिली है। वो ड्यूटी ये है कि आप दूसरों के राइट को रिस्पेक्ट करो। जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम आवर राइट। अब जरूरी नहीं कि जिस हर चीज पे हम क्लेम जताएं वो हमारा राइट बन जाती है, ऐसा नहीं है। मतलब कि आप किसी गलत चीज पे भी तो क्लेम जता सकते हो, आप किसी गलत चीज पे भी तो हक जता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को पेंसिल दी थी, ठीक है, अब उस पेंसिल पे एक्चुअली हक किसका बनता है? आपका। बट आपका फ्रेंड जो है वो कह रहा है कि नहीं, ये मैंने ले ली, अब तो ये मेरी ही है, अब तो ये मेरी है। तो क्या वो बात बनेगी? नहीं बनेगी। मतलब कि अगर आपका फ्रेंड ये क्लेम कर रहा है कि जो पेंसिल आपने आपके फ्रेंड को दी थी वो उसकी है, तो उसके ऐसा क्लेम करने से उसका ये राइट नहीं बन जाता कि वो आपकी पेंसिल को अपने पास रख ले। समझ रहे हो? मतलब कि अगर कोई पर्सन किसी चीज के ऊपर क्लेम कर रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसका राइट है ही। मतलब कि कोई क्लेम करने वाला पर्सन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा वो क्लेम सही है या गलत? तो इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव इन। ये सही और गलत डिसाइड करेगी हमारी सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं। मतलब कि अब एज अ सोसाइटी हमें पता है कि भाई जो पेंसिल आपने खरीदी है उस पेंसिल पे आपका हक है, राइट? तो आप उस पर क्लेम कर सकते हो, आपका दोस्त आपकी पेंसिल पे क्लेम नहीं कर सकता। तो ये एज अ सोसाइटी हमने एक तरीके से एक्सेप्ट किया चीजें। ये एक तरीके से अनसेड रूल है कि हाँ भाई आपने खरीदी है, आप ही की पेंसिल, कोई और उस पर क्लेम नहीं कर सकता। तो वो राइट, वो जो क्लेम है वो सही है या गलत है, वो कैसे डिसाइड होगा? जिस सोसाइटी में आप रहते हो। मान लो आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ये रूल होता है, जहाँ पे एक तरीके से ये सब लोग क्या मानते कि अगर कोई चीज आपने अपने फ्रेंड को 1 घंटे से ज्यादा के लिए दे दी, आपने एक पेंसिल अपने फ्रेंड को 1 घंटे से ज्यादा के लिए दे दी, तो फिर वो पेंसिल उसकी हो गई। मान लो कोई ऐसी सोसाइटी है, तो इस केस में क्या होता कि आपके फ्रेंड का जो क्लेम है वो सही होता कि वो आपकी पेंसिल को उस मतलब अपने फ्रेंड, आपका जो फ्रेंड है वो अपने पास रख सकता है। मतलब
सोसाइटी जो है वो मैटर करती है बेसिकली। हम किस सोसाइटी में रहते हैं? हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे भाई पेंसिल आपने खरीदी तो आपकी ही है, कोई और उस पर क्लेम नहीं कर सकता। मैं एग्जांपल क्या दे रही हूँ कि मान लो कोई ऐसी सोसाइटी होती जहाँ पे ये एक तरीके से रूल होता कि भाई अगर आपने अपने फ्रेंड को पेंसिल दी है 1 घंटे से ज्यादा तो फिर आपका फ्रेंड उस पेंसिल को अपने पास रख सकता है। तो उस केस में आपके फ्रेंड का जो क्लेम है कि नहीं ये पेंसिल तो मेरी ही है, तो फिर वो क्लेम सही होता अगर वो 1 घंटे से ज्यादा से वो पेंसिल अपने पास रखे हुए था। तो मतलब क्लेम सही है गलत है डिपेंड करता है कैसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं। राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। तो राइट जो हैं, जो भी अधिकार हैं, उनका मतलब तभी बनता है जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं। मतलब मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप अकेले हो, तो आप किससे बोलोगे कि मेरा हक है, ये मेरा वो है? मतलब आप अकेले ही तो हो, आप किससे राइट मांगोगे, किस चीज पे क्लेम करोगे? यू आर द ओनली वन लिविंग देयर, तो आप अकेले हो। मतलब कि राइट्स भी तभी मतलब रखते हैं, राइट्स का मीनिंग तभी आता है जब आप एक्चुअली में सोसाइटी के बीच में रह रहे हो, जब आप लोगों के बीच में रह रहे हो, तभी राइट्स का मतलब है। आप अकेले रह रहे हो तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बट रियलिटी की बात करें तो हाँ, हम लोग सोसाइटी में ही रहते हैं। अपने कमरे में बंद होने को अकेले में रहना नहीं कहते, एक्चुअली तो यही है कि हम एक सोसाइटी के अंडर रहते हैं, राइट। तो राइट का जो मतलब है वो सोसाइटी में बनता है। एवरी सोसाइटी मेक्स सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट। हर एक सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो हमारे कंडक्ट को, मतलब हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करती है। रेगुलेट मतलब उसको एक तरीके से कंट्रोल करती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया 2 सोसाइटीज का। भाई एक सोसाइटी थी जिसमें आपने अपने फ्रेंड को पेन दिया, जो अभी हमारी एक्चुअल सोसाइटी है ना, आपने अपने फ्रेंड को पेन दिया। नाउ यू हैव क्लेम ओवर योर पेन या पेंसिल, जो भी आपने अपने फ्रेंड को पेंसिल जो है वो काम करने के लिए दी थी, और आपका अधिकार है कि आप थोड़ी देर बाद उससे वापस ले लो कि भाई तेरा काम हो गया तो मुझे दे दे। और ये हमारी सोसाइटी ने रूल बनाया कि हाँ भाई, जिस पर्सन ने जो चीज खरीदी है उसके ऊपर उसका राइट है। अब ये हमारी सोसाइटी ने रूल बनाए। सिमिलरली कोई और सोसाइटी ने क्या रूल बना दिया कि भाई अगर 1 घंटे उस पर्सन के पास पेंसिल रह गई तो वो पेंसिल उस पर्सन की हो जाएगी। तो वो उस सोसाइटी ने रूल बनाए हैं। तो इसी तरीके से हर एक सोसाइटी में कुछ ना कुछ रूल रहते हैं जो कि हमारे कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। दे टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और ये जो रूल्स हैं सोसाइटी में वही हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज राइटफुल बिकम्स द बेसिस ऑफ राइट। और वो सारी चीजें जो कि सोसाइटी में सही समझी जाती हैं, वो सारी चीजें हमारे राइट्स का बेसिस बन जाती हैं। मतलब किसी भी सोसाइटी में जितनी भी चीजें सही मानी जाती हैं, उन सही मानने वाली चीजों पे हम राइट्स क्लेम कर सकते हैं, वो हमारे राइट्स का बेसिस बन जाएंगे। हम क्या कहेंगे, जैसे अगेन अपना पेंसिल वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारी सोसाइटी ने क्या रूल बनाया है कि अगर आपने पेंसिल खरीदी है तो वो आपकी है, राइट, इट्स योर्स। हाँ, आप काम करने के लिए थोड़ी देर किसी को दे सकते हो, बट वो है आपकी। तो हमारी सोसाइटी में क्या सही है कि जो पर्सन है उसी की पेंसिल है और कोई और पर्सन उस पर क्लेम नहीं कर सकता। दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग क्या है कि कोई और पर्सन आपकी खरीदी हुई पेंसिल पे क्लेम करेगा, तो वो रॉन्ग है। तो ये जो राइट और रॉन्ग है ये हमारा बेसिस बन जाएगा राइट्स का। मतलब कि अब आपके फ्रेंड ने आपसे पेंसिल ले ली, योर फ्रेंड हैज टेकन योर पेंसिल, और अब वो उसके ऊपर अपना क्लेम जता रहा है। वो कह रहा है कि भाई ये पेंसिल मेरी है। तो अब आप क्या कह सकते हो कि भाई देखो, हमारी सोसाइटी में रूल है कि जो पेंसिल खरीदेगा उसकी पेंसिल होगी। मतलब ये पेंसिल मैंने खरीदी थी और मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हें काम करने के लिए दी थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेंसिल तुम्हारी हो गई। ये पेंसिल अभी भी मेरी ही है, इस पे मेरा राइट है। तो ये जो राइट है, जो आपने अपना अधिकार जताया, वो किस बेसिस पे जताया? जो रूल सोसाइटी ने बनाए हैं। That is why the notion of rights changes from time to time and society to society. इसीलिए ये जो notion of right है, मतलब कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है और क्या अधिकार हमें देने हैं लोगों को, ये समय से समय मतलब बदलता रहता है और सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज करता है। हो सकता है कि इंडियन सोसाइटी में कोई चीज सही हो और सेम चीज अमेरिकन सोसाइटी में गलत हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती हैं और सोसाइटी टू सोसाइटी भी चीजें चेंज होती हैं। वो सोसाइटी ने क्या रूल बनाए हुए हैं उस चीज पे डिपेंड करता है क्या सही है और क्या गलत है, और उस सही और गलत के बेसिस पे आप अपने अधिकार जो है वो क्लेम करते हो। 200 years ago anyone
who said that women should have right to vote would have sounded strange. अब आज से मान लो 200 साल पहले जब किसी व्यक्ति ने औरतों को वोटिंग राइट देने की बात की होगी तो वो पर्सन बड़ा पागल सा साउंड कर रहा होगा कि अबे तू क्या कह रहा है, औरतों को वोटिंग राइट थोड़ी दिया जाता है। तो उस टाइम पे 200 साल पहले वो जो पर्सन है जो औरतों को वोटिंग राइट देने की बात कर रहा था, वो पर्सन बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लोग उसको पागल कह रहे होंगे। बट वहीं जब हम 200 साल बाद की बात कर रहे हैं, जब हम आज की बात कर रहे हैं, तो आज जो देश औरतों को वोटिंग राइट नहीं दे रहे, उन्हें हम देख रहे हैं कि हमें वो अजीब से लग रहे हैं। मतलब आज अगर कोई पर्सन हमें बोलेगा कि भाई औरतों को वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए, तो हम उसे पागल कहेंगे कि दिमाग सही है, औरतों को भी वोटिंग राइट होता है, औरतें भी इक्वल होती हैं आदमियों से। तो मतलब देखो, समय बदला और हमारा जो नोशन ऑफ राइट और रॉन्ग है वो भी बदल गया। पहले हम उस पर्सन को गलत कह रहे थे जो पर्सन उस टाइम पे 200 साल पहले औरतों को वोटिंग राइट देने की बात कर रहा था। आज हम उसी सेम पर्सन को 200 साल बाद सही ठहरा रहे हैं क्योंकि वो औरतों को वोटिंग राइट देने की बात कर रहा है, और जो पर्सन औरतों को वोटिंग राइट देने की बात नहीं कर रहे उन्हें हम गलत ठहरा रहे हैं। So today not granting them vote in Saudi Arabia appears strange. तो जब हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं जिसमें औरतों को वोटिंग राइट नहीं दिया जाता, तो उसमें क्या है, अब हमें वो सोसाइटी अजीब लग रही है, हमें वो बात अजीब सी लग रही है कि भाई ऐसे कैसे सऊदी अरेबिया में औरतों को वोटिंग राइट नहीं दिया जा रहा, ये तो देना चाहिए, राइट। तो व्हेन द सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स आर रिटन इनटू लॉ दे एक्वायर रियल फोर्स। मतलब कि वो सारी चीजें जो कि सोसाइटी में रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, जो कि सोसाइटी ये मानती है कि हाँ ये लोगों का अधिकार है, तो सोशली रिकॉग्नाइज्ड क्लेम्स को जब हम कहीं पे लिख देते हैं, तो असली वजन फिर उस बात में आ जाता है। तो फिर वो जो बात है, वो जो क्लेम्स है, वो एक्चुअल वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि वो एक जगह पे लिख गया है। अगर कोई मना करेगा कि नहीं भाई ये क्लेम तुम्हारा नहीं है, तो आप सीधा उसको वो लिखा हुआ दिखा सकते हो, देख भाई हमारी सोसाइटी ये क्लेम मुझे देती है, मेरे को ये अधिकार है कि मैं ये क्लेम कर सकता हूँ। मतलब कि अगेन बैक टू आवर एग्जाम्पल, तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपकी पेंसिल आपके फ्रेंड ने आपसे ले ली, तो अभी तक तो ये एकदम सोशली एक्सेप्टेड थिंग है कि भाई अगर आपने पेंसिल खरीदी है तो वो आपकी है, आपका क्लेम उस पर है। अब ये चीज कहीं पे लिखी नहीं हुई है, ठीक है। कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद हमने ये चीज कहीं पे लिख दी और सबने उस पर एग्रीमेंट दिखाया कि हाँ भाई जो पर्सन पेंसिल को खरीदेगा सिर्फ उसी का हक उस पर होगा, कोई और पर्सन जो है उस पर हक नहीं जता सकता। अब जब ये बात कहीं पे लिख दी गई तो इसमें और ज्यादा वजन आ गया, और ज्यादा वो चीज रियलिटी बन गई कि आप उस पर और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लेम कर सकते हो कि भाई मेरी पेंसिल वापस दे, क्योंकि देख हमारा एक तरीके से लॉ ये कहता है कि पेंसिल मैंने खरीदी तो वो मेरी है, मैंने तुम्हें सिर्फ काम करने के लिए दी थी। अदरवाइज दे रिमेन मेयरली एज नेचुरल और मोरल राइट्स। अगर उन्हें कहीं पे हम लिखते नहीं है तो वो नेचुरल और मोरल राइट्स ही बन जाते हैं। मतलब कि किसी ने माना तो अच्छा है, नहीं माना तो फिर आप बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। द प्रिजनर्स इन ग्वांटानामो बे हैड अ मोरल क्लेम नॉट टू बी टॉर्चर्ड और ह्यूमिलिएटेड। अब जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे ग्वांटानामो बे में, जिन लोगों को ग्वांटानामो बे में कैद कर लिया था यूएस ने, उन लोगों का ये मोरल क्लेम था कि उनको कोई टॉर्चर ना करे, कोई ह्यूमिलिएट ना करे। मतलब एक तरीके से उनके पास ये नॉर्मल अधिकार है, कहीं पे लिखा नहीं हुआ, बट एक तरीके से इंसानियत के तौर पे, या फिर जो चीज हम, ऐसा नहीं होता कि कहीं पे लिखा नहीं है बट हाँ हम ये सब मानते हैं, तो उस तरीके का मोरल क्लेम था उन लोगों के पास कि उनके ऊपर अत्याचार ना किया जाए, उनको ह्यूमिलिएट ना किया जाए, उनकी निंदा ना की जाए। बट दे कुड नॉट गो टू एनीवन टू इन्फोर्स दिस क्लेम। बट क्योंकि ये उनका मोरल क्लेम था, कहीं पे लिखा नहीं हुआ था, इस वजह से वो किसी के पास नहीं जा पाए इसको क्लेम करने के लिए कि भाई मेरा मोरल क्लेम है कि मेरे को टॉर्चर या ह्यूमिलिएट ना किया जाए। इसका मतलब कि ये जो क्लेम्स हैं वो कहीं पे एज लॉ लिखे होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो कहीं पे लिखे नहीं है तो फिर आप उसको सही से क्लेम नहीं कर सकते। अगर वो कहीं पे लिखे हैं, उसके ऊपर कानून बना हुआ है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से क्लेम कर सकते हो कि भाई मेरा ये अधिकार था कि मेरे को टॉर्चर ना किया जाए, मेरे को ह्यूमिलिएट ना किया जाए, बट यूएस आर्मी ने मेरे साथ ये किया, मेरे को ह्यूमिलिएट किया, अब मुझे न्याय चाहिए। तो आप कहीं पे जा सकते हो न्याय पाने के लिए, बट क्योंकि ये सब मोरल क्लेम थे, कहीं पे लिखे नहीं हुए थे, कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई लॉ नहीं, तो ये लोग क्लेम भी नहीं कर पाए। When law recognizes some claims, they become enforceable. अब जब कानून किन्हीं क्लेम्स को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब कि जब कानूनी तौर पे आप ये लिख देते हो कि हमारे पास ये राइट्स हैं, हमारे पास ये क्लेम्स हैं,
तो वो क्लेम्स क्या बन जाते हैं, वो इनफोर्सिएबल बन जाते हैं। इनफोर्सिएबल का मतलब है आप अपना वो क्लेम पाने के लिए किसी जगह पे जा सकते हो, किसी से अपील कर सकते हो कि भाई मेरे को वो क्लेम दिलाओ आप। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे कहूँ, आप ऐसे समझो कि अगर जो क्लेम्स हैं वो लॉ में लिखे गए हैं, मतलब कि वो कानूनी तौर पे क्लेम्स आपको दे दिए गए हैं, तो आप कोर्ट में जा सकते हो न्याय पाने के लिए अगर आप वो क्लेम आपको नहीं दिया जा रहा। मतलब कि आपके पास कोर्ट है, कोई इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपको पता है कि अगर मुझे मेरे राइट्स नहीं दिए जा रहे, अगर मुझे मेरे क्लेम्स नहीं दिए जा रहे, तो मैं कोर्ट के पास जा सकता हूँ कि मुझे मेरे जो क्लेम्स हैं वो दिए जाएं। तो इन्फोर्सिबल का मतलब एक तरीके से जब आप किसी पर्सन को एक तरीके से मजबूर कर सको कि वो आपको आपके राइट दे, ठीक है। मतलब अगर कोई पर्सन आपके किए हुए क्लेम को नकार रहा है और वो जो क्लेम है कहीं पे लॉ में लिखा है कि हाँ भाई आपका अधिकार है कि आप ये क्लेम कर सकते हो, तो जब वो लॉ में लिखा है तो आप एक्चुअली उस पर्सन को एक तरीके से ये बोल सकते हो कि हाँ आपको ये अधिकार देना पड़ेगा, और मतलब बेसिकली आप कोर्ट में जा सकते हो ताकि वो पर्सन आपको आपका क्लेम जो है वो दे। वी कैन देन डिमांड देयर एप्लीकेशन। मतलब कि अगर कहीं पे क्लेम जो है वो लॉ के तौर पे लिख दिए गए हैं, अगर लॉ जो है वो किन्हीं क्लेम्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो हम उनकी एप्लीकेशन डिमांड कर सकते हैं कि हाँ वो एक्चुअल में वो चीज हो। ऐसा ना हो कि फिर वो लॉ में ही लिखा गया है बट कोई हमारी बात मान ही नहीं रहा, कोई हमारे क्लेम्स हमें करने ही नहीं दे रहा, सब हमारे क्लेम्स हमसे छीने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो हम एक्चुअली ये डिमांड कर सकते हैं कि भाई उन कानूनों का एप्लीकेशन भी हो। When fellow citizens or the government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights. अब अगर कोई fellow citizen मतलब हमारे साथ का कोई citizen है, कोई दूसरा नागरिक है हमारे देश का, या फिर खुद जो गवर्नमेंट है, अगर वो हमारे राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, तो हम उसे क्या कहते हैं, वायलेशन या फिर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर राइट्स। इन सच सर्कमस्टेंसेस सिटीजन्स कैन अप्रोच कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट। और अगर कोई ऐसा केस होता है जहाँ पे हमारे अधिकारों का हनन होता है, उसका वायलेशन होता है, इन्फ्रिंजमेंट होती है, तो ऐसे केस में हम कोर्ट में जा सकते हैं हमारे राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कि देखो हमारे अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इफ वी वांट टू कॉल एनी क्लेम अ राइट, इट हैज टू हैव दीज 3 क्वालिटीज। तो अगर हम किसी भी क्लेम को राइट कहना चाहते हैं तो उसके लिए 3 चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो कि है राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स। मतलब कि वो क्लेम ऐसी फालतू नहीं होने चाहिए, वो रीजनेबल होनी चाहिए। ऑफ अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, पहला हो गया रीजनेबल क्लेम्स। दूसरा रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, वो जो क्लेम्स हैं उन्हें सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे, है ना। सोसाइटी कैसे रिकॉग्नाइज करती है उसके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। तो वो जो क्लेम्स हैं वो सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होने जरूरी है। एंड सैंक्शनड बाय द लॉ, और लॉ उसको सैंक्शन करे, एक तरीके से जो कानून है वो उसके साथ है, कानून जो है वो कहता है कि हाँ आपको ये क्लेम्स मिलने चाहिए। तो 3 चीज हो गई, राइट्स रीजनेबल क्लेम होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी होने चाहिए, एंड सैंक्शनड बाय लॉ होने चाहिए। जब ये तीनों चीजें किसी क्लेम में होंगी तो वो क्लेम राइट बन जाएगा। सो आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि राइट क्या होते हैं, किस तरीके से कोई भी जो क्लेम है वो राइट बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्लेम करोगे वो आपका अधिकार ही बन जाएगा ना, जरूरी नहीं कि आपका हर क्लेम आपका राइट ही हो। आपके क्लेम को अगर राइट बनाना है तो उनमें वो 3 चीजें होनी चाहिए जो अभी हमने डिस्कस की हैं।